और नॉर्थ ब्लॉक से लेकर साउथ ब्लॉक से लेकर 10 जनपद तक का ईंट तोड़ दिया जाए। एक एक चीज का आज खुलासा कर दूंगा। एक हीजड़े की बात सुनता रहा, हर बार पार्लियामेंट में झूठ बोलता है। चिदम्बरम साहब से मैं जवाब मांगता हूं, आज इटली के बैंक। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने बाबा रामदेव की रैली में एक से एक खुलासे कर पूरे देश को हैरान कर दिया था। मैं खुद डर गया था, वो इसलिए कि उन्होंने जो इल्जाम कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व पर लगाया, वो आरोप सचमुच दिमाग हिला देने वाले थे। आरोप ऐसे थे जिसमें पता चला कि कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता, जो अभी एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके रिश्ते अली हसन से थे। काले धन का आरोप लगा, स्विस बैंक में पैसा जमा कराने का आरोप लगाया गया। हमारे साथ विश्वबंधु गुप्ता जी हैं, ये एक इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं। विश्वबंधु जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल, आपने जिस दिन वो खुलासा किया अली हसन के बारे में, उसके बाद वो गिरफ्तार हुआ जी। अब वो छूट गया जी। क्या वजह है वो छूट गया? इसमें क्या किया गया कि क्योंकि हसन अली जो पैसा उसने जमा कराया हुआ है उसमें कई कांग्रेसी नेताओं का पैसा है। पहली बात आप ये समझ लीजिए, जो हमने उस दिन भी बोला था। कांग्रेसी नेताओं का पैसा नहीं है। इसके 6 देशों में इसके बैंक अकाउंट और हैं, स्विट्जरलैंड के बाहर, सिंगापुर में हैं, लंदन में हैं, और भी मॉरिशस में हैं, मेदागास्कर में हैं, 1-2 देशों में और हैं। इसके कहानी बड़ी अजीब है इसकी, हसन अली की, हम आपको बताएं। 1982 में इसने पता नहीं कहां से क्योंकि उससे पहले ये हैदराबाद में, इसका नाम था चोर अली। 90 नहीं, हम आपको बता दें क्योंकि हमारे पास पूरा क्राइम डोसियर है इसका। ये चोर अली बोला जाता था हैदराबाद में। ये अब एंटीक बेचने का क्लेम करता था और इसने वहां पे ये किया हुआ था कि ये बोलता था मेरे पास निजाम के एंटीक्स हैं। और जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें थे कि कुछ थे भी, और बाकी इसने नकली वैसे ही बना रखे थे चोर अली ने। और चोर अली ने क्या किया कि अपना जो है वो, अब दोनों तरह का ये जो एक शख्स है, ये आप समझ लीजिए एक बहुत बड़े नटवर लाल पैदा हुए थे, ये उनका एक दूसरा रूप है ये आदमी। तो चोर अली नाम पड़ गया और 90 से 92 के बीच में ये मशहूर हो गया। तो इसने हैदराबाद अपना छोड़ने का मन बना लिया। फिर ये राजनीतिकों के कॉन्टेक्ट में कैसे आया? मैं बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में ये आया, वो जो 2 पकड़े गए हैं कलकत्ता के रैकेटियर्स, हवाला वाले, 1993 में किसी ने इसको ये काम दिया कि सिंगापुर का एक बैंक है, वहां पर एक आदमी मर गया था जिसका टैक्स हेवन में अकाउंट था। ओके। इसने कहीं से सीखा ये काम कि किस तरह जो फॉरेन बैंक्स होते हैं वो किस तरह आप वहां पर, आप वो आदमी होते हुए नहीं भी जिसका अकाउंट था, आप वो आदमी होते हैं, आप बन सकते, मतलब कुछ उसने कोशिश की। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं इसका जो आपको 93 का हिसाब बता रहा हूं आपको, ये किसी ने उसको बोला और ये सिंगापुर पहुंच गया। वो आदमी का नाम हमारे पास नहीं है लेकिन पूरी एंट्रीज हैं हमारे पास पासपोर्ट की। वहां पहुंचा, इसने जो सोचा था कि मैं जो लगाऊंगा जो भी कुछ था वो फेल हो गया क्योंकि एक मरे आदमी के पैसा हड़पने के चक्कर में उनके बिहाफ पे गया था। इसका कुछ शेयर था उसमें। वहां इसको कलकत्ते के 2 स्विस बैंक ऑपरेटर वो और मिल गए, क्योंकि सिंगापुर भी जो है टैक्स हेवन है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है। मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है पूरी तरह से, वो आप उनको नाम मिल जाएगा। वो एक कलकत्ते का जो है जिसका स्विट्जरलैंड में होटल भी है, उन दोनों ने
बात की और वहां इनकी बड़ी गहरी दोस्ती हो गई इन दोनों की कि ये जो है धंधा हम बढ़ाएं। हसन अली जो है नाम ड्रॉप करने में शातिर है, ये समझ लीजिए। इसके बारे में जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस आदमी के बारे में, जब ये 17-18 साल का था और ये 12वीं पास है, ये 12वीं क्लास के बच्चों की ट्यूशन लेता था। थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूं, नहीं, क्योंकि जनता का थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए, क्योंकि पूरा डोसियर है। 12वीं क्लास पास है ये, ठीक है, और कुछ काम धंधा समझ में नहीं आया। 12वीं क्लास की ये हैदराबाद में 12वीं क्लास के बच्चों का स्कूल के लिए तैयारी कराता था। इससे ये पता लगता है कि ये कितना शातिर आदमी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, नहीं, मैं इसलिए मैं क्या बात कह रहा हूं, ये टोटल शातिर आदमी है। इसने जो 2 मारवाड़ी थे, इनको पैसे की जरूरत थी, कलकत्ते के नाम में आपको बता ही देंगे। तो इसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जितनों के तुमको, एक विजय भास्कर रेड्डी का नाम लिया इसने, उनका अकाउंट मैं हैंडल करता हूं, उनकी डेथ हो गई। और एक राज्यसभा के एमपी का नाम लिया जो इस समय राज्यसभा के एमपी हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा अपने कारणों से। तो इसने कहा पैसे की क्या प्रॉब्लम है, और उनसे उनकी मित्रता बन गई और दोनों ने एक दूसरे को गुर सिखाए कुछ उनको ये, लेकिन इसने सीखे ज्यादा और सिखाए कम। जैसे 12वीं क्लास के बच्चे को इसने क्या बताया होगा, खुद कितना सीखा होगा 12वीं क्लास के बारे में। ये शातिर है ये। अच्छा, उसके बाद इनकी गहरी मित्रता हो गई आपस में। ये जो थे, ये बिड़ला वाले जो ये मारवाड़ी जो है, इनकी ये एक रिश्तेदार है बिड़ला फैमिली का। तो इनके भी कांटेक्ट से, और उन्होंने कहा कि साहब अब तो हमको एक ऐसा आदमी मिल गया है जो, अच्छा ये एक और करता था, ये ज्यूरिक में गोल्फ खेलता था, लंदन में गोल्फ खेलता था। इसके पास 6 पासपोर्ट रहते थे इंडिया के। हाँ, ये भारत की पासपोर्ट व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और इसने क्या किया, जो सारा इसने जो बना किया, सॉरी टू यूज दिस वर्ड मैं, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि इसके अलावा इसकी कोई वर्ड नहीं है। ये किया कि इसने 1993 में ब्रिटिश एम्बेसी इंडियन हाई कमीशन में गया और बोला साहब मेरा पासपोर्ट गया है खो, ठीक है, और आप उसका पासपोर्ट दे दीजिए। उन्होंने नया पासपोर्ट इश्यू कर दिया। नए को तो उसने रख लिया और वो पुराने को लेके नोटरी के पास चला गया। अच्छा, नोटरी से, लंदन के नोटरी से उसने 2 फॉरेनर्स हैं गोरे, वो यूबीएस का जो इसने पहला अकाउंट खोला है वो यूबीएस सिंगापुर में खोला है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। और इसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खुलासा मैं ये कर रहा हूं कि इसके पास पहली बार सबसे बड़ा पैसा 1985 में आया, करीब 300 मिलियन, जो अदनान कशोगी ने दिया इसको। सुनिए, वो जो सुनिए, आर्म्स डीलर। हाँ। अच्छा, ये एक बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का खुलासा कर सकता है अगर ये सरकार चाहती है, सुप्रीम कोर्ट चाहती है। तब तक ये 1.5 मिलियन पर ही था, 82 से, आप समझे। हाँ। 85 में इसको अदनान कशोगी ने 300 मिलियन डॉलर किस लिए दिया? कोई किसी को देता नहीं है जब तक उसने कोई काम नहीं किया हो। उस समय का रिकॉर्ड ये बोलता है कि अदनान कशोगी ने, वो रशियन माफिया का पैसा था जो किसी पॉलिटिशियन को डिलीवर होना था, समझ लीजिए आप, ठीक है। दूसरा, उस समय तक ये एलटीटीई की को अदनान कशोगी हथियार बेचता था। तो शायद उनसे जो उसने डील कराई उसका रिवॉर्ड था, जो हमारे कंजेक्चर है। देखिए, क्योंकि इस देश में जो हत्याएं हुई राजीव गांधी की 1990-91 में, जो एलटीटीई के द्वारा की गई, रशियन माफिया का, मैं आगे कोई नाम नहीं लूंगा, एक भारत की बहुत बड़ी परिवार से बड़ा क्लोज संबंध रहा है। मैं इससे ज्यादा कहने की ना स्थिति में हूं, ना मुझे कहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के वहां पर किसी परिवार के किसी व्यक्ति से तार जुड़े हुए थे, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि हसन अली को आप ऐसे मत छोड़ दीजिए। इसके पास ऐसे ऐसे सुराग मिलेंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति के कई षड्यंत्र जो पता नहीं लगे थे वो अब खुल जाएंगे।
ये जैन कमीशन के भी आगे आया कि एलटीटीई को फंडिंग की गई और हिंदुस्तान के जरिए की गई। हाँ जी, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं दे रहा जो कोर्ट में जिससे वो कन्विक्ट हो जाएगा। हाँ। ये ट्रेल एक पॉसिबिलिटी जो बता रहे हैं। उसके बाद साहब क्या हुआ, ये फिर 85 के बाद ये बिल्कुल खाली होके बैठ गए। कोई वही आपके 300 चलते रहे लगातार। इनका जो असली मुकद्दर खुला वो उसके बाद खुला 2006 में। मैं 2006 को हसन अली का और इस देश में स्विस बैंक्स का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बता रहा हूं जिस दिन ये पूरा मुल्क स्विट्जरलैंड के बैंकों का और टैक्स हेवन बैंकों का और क्रिमिनल्स का यहां पर कंप्लीट राज हो गया 2006 से। मुश्किल हमारे आगे ये आ रही थी, हम हश हश सुनते थे, अब सुनने के बाद उससे पता नहीं लगता। आप समझे, मैं कोई मुझे कुछ कह रहा है वो कोई मेरे मतलब का नहीं है। 2006 में 2 घटनाएं हुई, 3 घटनाएं हुई, जिसका मैं जवाब केंद्रीय सरकार से मांग रहा हूं, आपके चैनल से मांग रहा हूं। 4 स्विट्जरलैंड के बैंक खुले उस साल में। पहला बैंक एक्चुअली 2005 में खोल दिया गया एंड में। हैदराबाद में जो पहला बैंक यूबीएस का जो अलाउ किया वो एक्सटेंशन ब्रांच खोली गई हैदराबाद में। यूबीएस किसी भी मुल्क में अलाउड नहीं है। यूरोप का सब दुनिया किसी भी मुल्क में अलाउड नहीं है। सिर्फ हमने उन्हें नहीं अलाउड है, लेकिन वहां पर उन्होंने गिरफ्तारियां की हैं इन लोगों की आज की तारीख में, क्योंकि ये लोग सिर्फ स्लीज में डील करते हैं। और आप थोड़ा सा मैं आपको और जरा आराम से आपको बता दूं कि यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ जो पैसा है इसके पास, और दुनिया का सबसे बड़ा अकेला, दुनिया में अगर टैक्स हेवंस में पैसा रखा जाता है, 70 टैक्स हेवंस हैं इस देश सारी दुनिया में, तो 45% पैसा यूबीएस सिर्फ एक बैंक में ही है। ये मैं आपको जरा यूबीएस का बताना चाहता हूं। चिदम्बरम जी उस समय वित्त मंत्री थे। चिदम्बरम जी ने उसमें यूबीएस को हैदराबाद की ब्रांच खोलने में उनको भारत का क्या हित नजर आ रहा था? यूबीएस की ब्रांच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के बिना खोली नहीं जा सकती। आरबीआई की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि वही हेल्दी बैंक्स जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी बिल्कुल हो, जिनके पास पूरे साउंड एसेट्स हो, उसके बिना वो नहीं खुल सकते। और ऐसी 150 एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं। सारे फॉरेन बैंक्स इंडिया में आने चाहते हैं। ऐसा चिदम्बरम जी में क्या था मुझे बताइए। और 2008 में इनकी कुर्ला बांद्रा में ब्रांच खुली और अभी भी चल रही हैं दोनों ब्रांचें जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके साथ इन्होंने 8 बैंक इटली के खोले उसी साल में 2006 में, जो मैं भाषण कर रहा हूं आपको। हाँ, ये बात आपने बाबा रामदेव के रैली में भी कही और बाबा रामदेव जो बोल रहे हैं, मैंने ये भी बोला, उनको लिस्ट मैंने दी है। और वो लिस्ट मेरी नहीं है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर लगी हुई है। ठीक है, और फिर मैंने इन बैंकों का जाना शुरू किया। 8 बैंक थे, एक आधा तो ठीक था, 7, 5, 4 जो देखे उनकी मैंने बैलेंस शीट, वो घाटे में चल रहे थे इटली के बैंक। हमारी देश की एक राजनीतिक महिला है, वो ट्यूरिन से हैं, उनका जन्म ट्यूरिन में हुआ। इटली में 5 माफिया गैंग्स हैं इस समय। इटली का जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर अब मुकदमा चल रहा है कि ये उस माफिया ग्रुप का आदमी है, क्योंकि वो उसी एरिया से आता है, ट्यूरिन से, ट्यूरिन के आसपास। मुझे ज्योग्राफिकल एरिया की ज्यादा जानकारी नहीं है। सवाल ये है, चिदम्बरम किसी का ऑर्डर कैरी आउट कर रहे होंगे। मैं नहीं समझता चिदम्बरम जी को, जो बड़ी मुश्किल से लोकसभा का चुनाव जीते, उसके ऊपर भी एक हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मैं नहीं समझता कि वो कुछ अपने लिए खोल रहे थे इटली के ऐसे बैंकों में, क्योंकि उनका पैसा भी शायद जब तक वो इटली के कुछ आप समझ रहे हैं। 2006 के अंदर ही हसन अली का अकाउंट 300 मिलियन से 8.2 बिलियन में पहुंच जाता है यूबीएस में। ये बैंक खुल रहे हैं, सैंक्शंस दी गई। उसी साल में जो डॉर्मेंट पड़ा हुआ था $300 मिलियन से, वो सडनली 8.2 बिलियन में शूट कर जाता है विद इन ए स्पैन ऑफ 9 to 10 months। तो ऐसी क्या बात हुई कि नहीं, किसका पैसा था? 8.2 बिलियन का मतलब है करीब 41,000 करोड़। वो आदमी जो
1982 से 2006 तक जिसके पास कुछ वही रहा। ऐसी कौन सी वर्षा हो रही थी, उसका तो पैसा हसन अली का जितना है सो है, लेकिन ये पैसा किसका था? 2006 के अंदर 8.2 बिलियन हुआ। सारा जो कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो सारे बोगस कागज सबमिट किए गए, बोगस नहीं किए उन्होंने जेरॉक्स सबमिट कर दी जब ओरिजिनल अवेलेबल थे। आप गेम समझिए जो खेला गया। और ये यूपीए 2 ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 3 ऑफिशियल्स को हटाया यूपीए 2 के अंदर हसन अली की शिकायत पे, क्योंकि उन्होंने इतनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली थी उसकी कि उसका प्रोसिक्यूशन यहीं ही नहीं होता, 11 कंट्रियों में और होता। तो आपका कहने का मतलब यह है कि ईडी के पास वो सारे सबूत हैं? बिल्कुल सबूत है। जो हम बोलते हैं भारत के वित्त मंत्री का उसको फोन गया वहां के उसको ईडी के डायरेक्टर को, इन 3 ऑफिसर्स को ट्रांसफर करो। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हियरिंग में बोल दिया है। हटाकर उन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स को एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को लाया गया जिनको हसन अली ने नाम दिए उनको तीनों के, ये मेरे आदमी है, इनको बनाओ। ये बड़ा गहरा चार्ज है ये वित्त मंत्री के ऊपर। नहीं, बहुत बड़ा। और आप इसलिए बोल रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट की उठा लीजिए पिछली बार की जज वो जो पिछली जो हियरिंग हुई हसन अली की। आपके कहने का मतलब ये है कि जो हसन अली के ऊपर जो हो रहा है, जो ईडी कर रही है, जो सरकार करना चाह रही है, उसका निर्देशन प्रणब मुखर्जी कर रहे हैं। ही इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म व्हाट वी गॉट यस्टरडे। एनफोर्समेंट डायरेक्टर के जो ऑफिसर्स हैं उनको वित्त मंत्री के बिना, परमिशन के बिना ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आपको डर नहीं लगता इससे बात बोलते हुए? मर जाऊंगा ना। आप एक आदमी हमको सज्जन अपना प्राइवेट गनमैन भेज रहे हैं हमारे लिए, और हमने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को कल लिख दिया है कि अगर मेरी मौत हुई, मैं उनसे 1 महीने से पुलिस गनमैन मांग रहा हूं। उन्होंने देने से इनकार कर दिया मेरे को, और ये बात हमने कल उनके हाथ में पकड़ा दी लीगल नोटिस की कि अगर मेरी है। आप आग के साथ खेल रहे हैं। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक माफिया डॉन के ऊपर। देखिए साहब, मैं कोई बात सुन लीजिए, आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूं। मैं चलो वित्त मंत्री ने नहीं कहा होगा, वित्त मंत्री ने अपने किसी नीचे छोटे ऑफिसर को कहा होगा। अच्छा, एक बात आपने और कही थी अली हसन के मामले को लेकर के बाबा रामदेव की रैली में, कि मुंबई पुलिस के पास वो सारे टेप्स हैं कि अली हसन के घर कौन कौन से नेता जाते थे। और वो जो लिस्ट जो आई थी, उस लिस्ट में किसका किसका नाम आया था? 2 बता तो दिए हमने। 2 बिल्कुल। उनकी सीडीज हैं, उनकी सीडीज महाराष्ट्र की असेंबली के स्पीकर के पास है आज की तारीख में कस्टडी में। ये मामला उठ चुका है, दिल्ली बॉम्बे पुलिस के पास है। हमने तभी बोला उस सभा में, हमने क्यों बोला, हमने कहा सोनिया गांधी जी, हम कोई बात वो नहीं करते जो जिसका हमारे पास प्रूफ नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप बुला लीजिए बॉम्बे की क्राइम ब्रांच से, मंगा लीजिए, आपकी सरकार है वहां पे, एनसीपी के साथ मंगा लीजिए, दे देंगे आपको। तो इससे क्या मतलब है कि अली हसन छूट जाएगा क्योंकि ऑफिसर्स बदल दिए गए? ऐसा है साहब, हसन अली को आज से 10 साल पहले मकोका में गिरफ्तार किया कर लेना चाहिए था। अगर भरत शाह जैसा आदमी मकोका के अंदर आ सकता है, इसके क्राइम तो ऐसे ऐसे हीनियस हैं। जब इसको 82 में इसका अकाउंट खुला 5 करोड़ का, ये इतना एक्साइटेड हो गया। एक साउथ इंडियन डॉक्टर रहता था बगल में, उसके फेस पे इतने साले ने एसिड फेंक दिया। सुनिए, ट्यूशन से एकदम 1.5 मिलियन का मतलब 5 करोड़ हो गया। इतना एक्साइट हुआ, मैंने सुना उसकी 40 बार फेस सर्जरी हुई उसकी। पड़ोस में रहता था और वहां की पुलिस ने उसके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं किया। चोर अली के जो 90 से 92 के सारे हैदराबाद को पता था, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने उसको क्लीन चिट दे दी, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जहां पर ये स्टड फॉर्म चलाता है आंध्रा के अंदर, वो जगह लैंडलेस लेबरर्स के लिए गवर्नमेंट ने दी, वो किसी और ने गुंडे ने कब्जा की, उससे खरीदी। आप इसका, ये तो मकोका में तो सारी जिंदगी होना चाहिए था। असल देखिए, आप इस देश के पॉलिटिशियंस का कैरेक्टर देखिए, चाहे स्टेट पॉलिटिशियंस रहे हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स रहे, सब ब्राइब खाया है इन्होंने सबसे। और इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो जो 3 एनफोर्समेंट डायरेक्टर को का ट्रांसफर किया है उनको वापस लाइए, उनके एफिडेविट फाइल कराइए कि वो क्या इंक्वायरी कर चुके थे जिनके कारण उन्हें हटाया गया। कि इस व्यक्ति को मारने में बहुत लोग इस समय इंटरेस्टेड हैं। नहीं तो ये जुबान खोल देगा। जुबान तो खोल, ये जबान तो आप मेरे को हैंड ओवर कर दीजिए, मैं 36 घंटे में मैं खुलवा दूंगा। कोई खोल हमने हैंडल नहीं किए गए, मैं भी कमिश्नर रहा हूं, मेरे पास दे दीजिए उसको, सारे बोलेंगे। अब आपके जो ऊपर बैठे हुए हैं वो आपका ही उन्हीं का काम कर रहा है।
तो इसका मतलब है कि पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट बन चुकी है। कैसे लड़ेंगे भ्रष्टाचार से? ऐसा है, आपका जो कंक्लूजन है बिल्कुल ठीक है। ये किसने बोला ये भ्रष्टाचार से लड़ेंगे? एक स्टेटमेंट देने से बुरारी में हमारी आदरणीय नेता, क्योंकि कई लोगों को ये हुआ कि मैंने जो अहमद पटेल और रात को 12 से 3 बोल दिया तो कई लोग समझ रहे थे पता नहीं कुछ और तो नहीं कह रहा। हम वो नहीं कह रहे थे, और हम किसी आदमी की कोई हमें लेना देना नहीं है। लेकिन अगर रात को आप हिसाब किताब कर रहे हैं, हर रात को कितना कहाँ से आया, कितना कहाँ से आया, तो ये मेरा लेजिटिमेट क्वेश्चन है पूछने का। देखिए, मैं आपको बड़ा सीधा बोल रहा हूँ, हमने उस भाषण में भी बोला क्या हिसाब किताब होता है, और उसके बाद हमने बोला ये हिंदुस्तान डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, या हर चीज बिकती है, और हम क्यों इतना वहां पर आंदोलित थे। इस देश का आज ये हाल है, हर चीज का रेट है, बड़ी चीज का। आप वाइस चांसलर लगा लीजिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग चेयरमैन लगा लीजिए, बैंक मैनेजर लगा लीजिए, सीबीडीटी का चेयरमैन लगा लीजिए, सीबीएसई का चेयरमैन लगा लीजिए, अपनी चैनल की क्लियरेंस लेने का ले लीजिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से रेट था कि नहीं? क्या बात करते हो आप? एक एक चीज। और जब आप हर चीज बिकती है तो उस वही आदमी खरीदेगा जो साला क्राइम के अंदर होगा, जो अनाप शनाप काम करता है। आम आदमी का तो कोई इस देश में रोल है नहीं। अच्छा, एक और खुलासा आपने किया था कुतरोके के बेटे का, जी, वो क्या मामला है? वही मामला है जो मैंने बोला है। स्नैम प्रोगेटी का ऑफिस मेरिडियन होटल में है। ENI इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को 2005 में ठेका दिया गया। क्यों ठेका दिया गया? ये आप बात करिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से। 15,000 एकड़ जमीन तो दी गई उनको, सिर्फ अपना इक्विपमेंट लगाने का, और वो ऑफ शोर ड्रिलिंग कर रहे थे पानी के अंदर। क्यों दिया गया? इटली की कंपनी है। ये बात पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछी जाए, ONGC से पूछी जाए। ये काम सुप्रीम कोर्ट का है। क्या भारत की पॉलिसी ऐसी बन चुकी है कि फॉरेन कंपनी यहां पे आके ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकती हैं? क्या जो उसने किया वहां पर वो उस गाइडलाइंस को कंफर्म करता था? तो ये पब्लिक डिबेट इसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? लोग पब्लिक डिबेट इसलिए नहीं हो रहा। मुझे आप 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। अडवाणी जी ने 4 दिन पहले ये क्लीन चिट दिया कि सोनिया गांधी और उसके परिवार का कोई पैसा नहीं है, और मैं सोनिया गांधी से माफी मांगता हूं। पूरी भ्रष्टाचार की जो स्विस बैंक, अरे मेरे पास लिस्ट नहीं है, आपके पास लिस्ट है, वो कहो मेरे को 15,000 या 40,000 लोगों की लिस्ट मिल गई है, मैंने सारा देखा, इनके नाम नहीं थे, मैं माफी चाहता हूं। है किसी के पास लिस्ट? किसी के पास? सर, भारत सरकार के पास भी नहीं है। तो ये श्रीमान जी किस आधार पर ये स्विस बैंक की मुहिम चलाए हुए थे? लेकिन आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप जैसे बाबा रामदेव के रैली में कि जितने आरोप लग रहे हैं वो सब कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर ही आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी वाले क्या सब ईमानदार हैं? आप बोलते हैं बीजेपी। अडवाणी ये बताए उसने ये स्टेटमेंट क्यों इशू किया कि कोई नहीं है। हम अडवाणी से एक सब बड़ा सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। क्या उनकी किसी रिलेटिव का स्विस अकाउंट है? ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। क्या अडवाणी के किसी रिश्तेदार का अकाउंट है स्विस अकाउंट में? उसको पता नहीं था कि मेरे रिलेटिव का है। उसने एकदम उसके ऊपर सोनिया गांधी से माफी मांग ली। मैं सुषमा स्वराज से पूछना चाहता हूं किस बात पे उसने प्रधानमंत्री को माफ कर दिया? उस आदमी ने भ्रष्ट एक बनाने के लिए आदमी को पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को जलील किया। तो इसका मतलब है आप ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब जो शीर्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, और पार्टियों में भी हो, और पार्टियों में भी हो, मैं काय को बाकी में काय को बाहर रखूं। कम्युनिस्ट पार्टी समझता हूं मेरे हिसाब से सबसे अगर कोई ऑनेस्ट पार्टी है जो मेरा पर्सनल है वो CPI है। सिर्फ CPM? बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी की पार्टी ऑनेस्ट है, JDU ऑनेस्ट है, कुछ चीफ मिनिस्टर्स ऑनेस्ट हैं, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ऑनेस्ट है, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर ऑनेस्ट है। ये नहीं है कि इस देश में सारे भ्रष्ट हो गए हैं। और आज अगर कोई प्रधानमंत्री देश में, अगर आज नीतीश कुमार मेरे को बोले, मैं कभी मिला नहीं। और आपको ये भी बता दूं, मैं आज तक बाबा रामदेव से मिला नहीं, सिर्फ फोन पे बात हो रही है।
बाबा बुलाएंगे, मैं भाषण दूंगा, आप बुला लीजिए, मैं दूंगा। सोनिया गांधी कांग्रेस में मेरा भाषण कराना चाहे फिर करप्शन के खिलाफ, मैं बुआड़ी में बुला देते हैं, बुआड़ी में कर देते हैं। वहां पे जाकर के यही बात बोलिए। बिल्कुल यही बोलता, एक भी डायलॉग में फर्क नहीं आता। हाँ, मैं पिटता जरूर, लेकिन उसके लिए पहले 40 ले जाता है गार्ड कहीं से, साले आर्म्ड गार्ड। भाषण हमारा एक ही है, वो कोई पब्लिक की नहीं। प्रणब मुखर्जी के साथ तो आपकी मित्रता थी किसी जमाने में? हमारी उनसे बहुत मित्रता थी, लेकिन आदमी धीरे धीरे, कई आदमी भ्रष्ट हो जाते हैं। कई आदमी भ्रष्ट हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं कई और तरहों से, और हमको जो उनका स्वरूप दिखाई देता है, वो उनकी जितना गुस्से में रहते हैं, आपने देखा उनको टेलीविजन पे, गुस्से में रहता है उस तरह का व्यक्ति जिसमें कुछ खराब प्रवृत्तियां आ जाती हैं। तो आपने भी तो बहुत ही अच्छे शब्द इस्तेमाल नहीं किए। हिजड़ा आदमी सिर्फ शारीरिक से नहीं होता, हिजड़ा अपने कंडक्ट से होता है। इस आदमी ने अभी तक, मैंने पूछा मनीष तिवारी से टेलीविजन पे, 15,000 करोड़ आ गए हमने कट। मैंने कहा कहाँ से आए हैं? मैंने कहा कई कंपनीज का पैसा इंडिया की जो अक्वायर करती होती है वो रखा रहता है। और आपने कहा, मैंने कहा आपने वो सारा एडवांस टैक्स का नोटिस इशू कर दिया कि वो अभी जमा करा दो, उन्होंने करा दिया। आपने कहा 15,000 करोड़ ले लिया हमने फॉर, बोला कुल हमको लिंचनस्टाइन से अब तक 39 करोड़ मिला है। हम बात कर रहे हैं 70 लाख करोड़ की। ये 2 दिन पहले की स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अगर आप 39 करोड़ ले आए हो, गए थे शेर मारने और एक चुईया का बच्चा उठा लाए हो अब तक, ये आपका रिकॉर्ड है। आप कंट्री को मिसलीड कर रहे हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जिसके अंदर ब्लैक मनी आ सके। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का मतलब है एक वाइट इनकम किसी बिजनेस की 2 कंट्रीज में पैदा होती है तो दोनों में डिसाइड हो कि कौन सा कंट्री टैक्स करेगा, क्योंकि वही इनकम 2 कंट्रीज में टैक्स नहीं हो सकती। ये किसको फुद्दू बना रहा है? पब्लिक को कह रहा है मैं श्रीनगर ले जा रहा हूं, उनको जलंधर है, साला पता नहीं कहां पे ले जा रहा है। ये तो जब मैंने बोला झूठा है तो झूठा इस संदर्भ में बोला। हिजड़ा इस अमेरिका ने प्रावधान, अमेरिका कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहा स्विट्जरलैंड से। उन्होंने कहा हर अमेरिकन की 10 साल सजा होगी और जो भी पैसा है अगर एक ही बार जमा कराया 70% कॉन्फिस्केट होगा, निकाल के कराया 90% कॉन्फिस्केट होगा। 90 दिन का अभी भी अमनेस्टी चल रही है। 52,000 अमेरिकन ने खुद आकर वहां पे इंफॉर्मेशन दे दी है ताकि वो 10 साल की इनकी ये आराम से हिंदुस्तान में भी लगा सकते हैं। ये मैं बार बार मांग कर रहा हूं, उसको सुनने को तैयार नहीं है प्रणब मुखर्जी, उसको सुनने को तैयार नहीं है मनमोहन सिंह। इसको आप ईमानदार बोलते हो? अरे और जबकि मनमोहन सिंह ने साइन किया हुआ G20 के एग्रीमेंट में कि इसमें यूरोपियन यूनियन ने कि हम वही स्टेप्स उठाएंगे जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन उठाएगी। इनको क्या मजबूरी है? आप करिए, आप मैं बोलिए 10 साल की सजा करिए और यहां पे हिंदुस्तान को अनाउंस करा दीजिए कि जो भी कर देगा अगले 150 दिन में 5 महीना भी दे दीजिए, उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जेल जाएगा। ठीक है? अब ये क्यों नहीं हो रहा? स्विट्जरलैंड का पूरा बैंकर्स का एसोसिएशन का पूरा डेलीगेशन आया यहां पर, कभी नहीं आया किसी गवर्नमेंट में पहले। उन्होंने पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, उनके थ्रू बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज में स्विस डिपॉजिट से हिंदुस्तानियों के पैसे से हिंदुस्तानियों को लूटा गया। बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा पैसा हिंदुस्तानियों का है। आपने बहुत सारी बातें कही और अच्छी बातें कही, बहुत सारे इल्जाम लगाए, बहुत सारी सच्चाई बताई। अब बात वहीं पे आकर रुकती है कि कपाड़िया साहब के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इन मामलों के ऊपर फैसला करती है, कैसे अली हसन के ऊपर चार्जेस लगते हो, कैसे लोग उनसे सच्चाई निकलवाई जाती है। चौथी दुनिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महाभारत ऐसा होगा जो इस जगह की पीढ़ी देखेगी और नॉर्थ ब्लॉक से लेकर साउथ ब्लॉक से लेकर 10 जनपद तक का ईंट तोड़ दिया जाएगा। एक चीज का आज खुलासा कर दूंगा। एक हिजड़े की बात सुनता रहा, हर बार पार्लियामेंट में झूठ बोलता है। चिदम्बरम साहब से मैं जवाब मांगता हूं, आज इटली के बैंक में। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।